सिंह साहब, विपक्ष के नेता की हैसियत से राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट में भाषण दिया, वह भारतीय समाज को बांटने की चेष्टा थी। इस पर आपकी क्या राय है? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी चेष्टा थी और चेष्टा है कि भारतीय समाज को तोड़कर किस तरीके से गद्दी को हासिल किया जाए, उसी तरीके से जैसे कि जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था। जिन्ना ने भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया था और धीरे 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 वो पाकिस्तान बनाने में कामयाब हुए। तो अभी जिन्ना की आत्मा अभी जीवित है, भारत के अंदर में जीवित है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि भारत के अंदर का पाकिस्तान जो उधर का पाकिस्तान है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है और उसी पाकिस्तान का हिस्सा है बहुत से हमारे राजनीतिक दल और बहुत से हमारे राजनीतिज्ञ। अब खास करके जो ये परिवारवाद वाले जो है वो उनका यही रवैया है। वो चाहते हैं कि समाज जो है वो बटा रहे और वहीं पर उनकी वो वोट बैंक, वहीं से पॉलिटिक्स आती है। तो राहुल गांधी ने अपने भाषण में महाभारत का कई बार जिक्र किया। महाभारत से उन्होंने कई उदाहरण दिए और ऐसे उदाहरण जिससे उनकी मूर्खता, उनकी ज्ञान की कमी बिल्कुल बिल्कुल झलक रही थी। और जब उन्होंने महाभारत का जिक्र किया है तो मैं महाभारत से ही राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां मैं जो रश्मि रथी से ली गई हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और ये पंक्तियां जो हैं वो बिल्कुल वायरल हो गई हैं सोशल मीडिया पर और मैं पढ़कर तब प्रेरित हुआ कि आपके साथ बैठूं और इस विषय पर आपसे बात करूं। तो ये रश्मि रथी से रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं। वो लिखते हैं, मूल जानना बड़ा कठिन है, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़ और गोत्र क्या होता रणधीरों का। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़ और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से, पाते हैं सम्मान तपोबल से, भूतल पर शूरवीर, जाति जाति का कोई शोर मचाते केवल कायर क्रूर। यानी कि दिनकर जी कहते हैं कि नदियों का आप जो उनका उद्गम है उसको जानना, उसको ढूंढना इतना आसान नहीं है। यानी कि नदियों का एक चरित्र होता है। हमारी यहां जो नदियां जो हैं वो दे आर लिविंग बीइंग्स। हम नदियों की पूजा करते हैं। जिस तरह से सनातन इटर्नल है उसी तरह से हम नदियों को भी अपना एक इटर्नल लिविंग बीइंग मानते हैं क्योंकि वो बहता रहता है, मानवता उसी के इर्द गिर्द पनपती है। तो वो कहते हैं कि नदियों का उद्गम जानना बड़ा कठिन है। उसी तरह जो वीर होते हैं, जो वीर होते हैं उनका, या जो रणधीर होते हैं उनका आखिर गोत्र क्या है? वो सिर्फ वीर है। वो जो उन्होंने अपना जो भी अपना अस्तित्व हासिल किया है वो तपोबल से किया है। वो डायनेस्टी के किसी परिवारवाद का वो नतीजा नहीं है। उन्होंने जो भी हासिल किया है वो तपोबल से हासिल किया है। अर्जुन वो भी एक राजघराने के थे, दुर्योधन भी एक राजघराने का था,
पांचों पांडव जो थे वो शूरवीर थे, वो भी राजघराने के थे। तो उन्होंने वो क्यों हासिल, इतनी जो महारत जो हासिल की थी युद्ध कला में, वो कैसे हासिल की थी? सबके गुरु एक थे, कौरवों के भी गुरु एक थे, दुर्योधन का भी वही गुरु थे जो अर्जुन और वो बाकी वो पांडव के जो गुरु थे। लेकिन कुछ लोगों ने इस तरह की महारत इसलिए हासिल की थी क्योंकि शूरवीर के साथ शूरवीर के साथ साथ उन्होंने अपने गुरु से चरित्र भी पाया था। दुर्योधन में चरित्र का अभाव था और इसलिए ये जितने डायनेस्टिक जो ये नेता जबरदस्ती के नेता बने हुए हैं, उनको मैं ये कह सकता हूं, यही कहना चाहता हूं कि ना तो तुम शूरवीर हो क्योंकि तुमने कोई तप नहीं किया है, और ना ही तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कोई चरित्र दिया है। तो वो कहता है कि ये जाति जाति, वो कहते हैं पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूरवीर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। ठीक है, तो ये कौन लोग हैं? ये जितनी डायनेस्टिक पार्टीज हैं, आपको वही ये जाति की बात करती है, आप देखोगे, क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं है समाज को देने को, राष्ट्र को देने को। और ये कायर भी हैं, कायर भी हैं। तभी तो अगर ये कायर नहीं होते तो कभी यहां से यूपी से भाग के वायनाड, कभी वायनाड से भाग के उत्तर प्रदेश, ये कायर का ही ना, इसको राजनीतिक कायर कर दीजिए। और क्रूरता इनमें भरी हुई है। आप तो पूरे उदाहरण देख रहे हैं ना, अभी अयोध्या में क्या हो रहा है, वो क्रूरता का, वही इनका वोट बैंक है। जो ये जितने जिहादी हैं वो इनके लिए, इनके बहुत प्रिय हैं क्योंकि वो क्रूरता से भरे हुए हैं, इसलिए वो उनको बहुत अपील करते हैं। तो जाति जाति में जो बांटने वाले जो नेता हैं, वो दिनकर जी ने सही कहा है कि वो कायर भी हैं और क्रूर भी हैं। अब बात आती है कि उन्होंने जात चक्रव्यूह की बात की, जात पात की बात की, जनगणना की बात की, चक्रव्यूह की बात की। तो आप देखिए चक्रव्यूह में अगर आप जाति पे जाएं, मैं इसके बाद में मैं ये कुल और जाति और इसके बारे में मैं बात करूंगा, गोत्र के बारे में। तो देखिए द्रोण कौन कौन थे उस चक्रव्यूह में, जो मुख्य, जो प्रिंसिपल कैरेक्टर्स जिसको कहते हैं, मुख्य चरित्र, द्रोण, कर्ण, शैल, कृपा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ, दुशासन और भूरिश्रव। ठीक है ना? द्रोण, फिर से मैं बोलता हूं, द्रोण, कर्ण, शैल, कृपा, चार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ, दुशासन और भूरिश्रव। अब आप इनकी जाति आप देखिए कौन कौन सी जाति, इसमें क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। कृपाचार्य वो ब्राह्मण थे, द्रोणाचार्य वो ब्राह्मण थे, वो उनके गुरु भी थे। भाई ब्राह्मण ही युद्ध कला की शिक्षा देता था, उसका यही धर्म था, शिक्षा देने, और उसका ये कर्तव्य था कि वो अर्जुन जैसे महावीर वो पैदा करता रहे, भीम जैसे गदा का स्पेशलिस्ट पैदा करते रहे, वो जितने ये पांडव थे या बाकी जो ऐसे शूरवीर वो पैदा करते रहे, उसका ये काम था। लेकिन महाभारत एक ऐसा युद्ध था जिसमें ब्राह्मण जो थे नियमों के अनुसार के, नियमों के खिलाफ भी ब्राह्मण को युद्ध करना पड़ा। तो ये आप देखिए इसमें जाति कहां से आ जाती है। तो ये जो जाति और जात पात और जनगणना, जाति जनगणना की इन्होंने बात की,
तो और ये शिव भगवान का वो पता नहीं, वो एक तस्वीर लेके चलते हैं। उनको शायद ये नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ भगवान जो है वो निरंकार है। ये जो तमाम आप तस्वीरें जो देखते हैं वो केवल एक जो कलाकार है उसकी कल्पना है। उसने इसके एट्रीब्यूट्स, हमारे देवी देवताओं के जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं उसको उन्होंने पढ़ा, समझा, उसको उसकी कल्पना की और फिर उसकी एक मतलब एक तस्वीर या मूर्त बनाने की कोशिश की। अब उसको लेके आप पार्लियामेंट में इस तरह से आप हर बार बार आप इसको दिखाएं, ये कम से कम मेरे सेंटिमेंट्स को तो बहुत वो आहत पहुंचाता है। और मैंने पहले भी कहा कि आप थोड़ा ये कुरान के साथ करके देख लीजिए, फिर आप देखिए कि फिर आपको इसका नतीजा क्या होता है। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जब जात पात की बात आती है तो महाभारत में कृष्ण भी थे। उनकी जाति क्या थी? भगवान कृष्ण की जाति क्या थी? वो क्यों, उनको क्यों हम लोग पूजते हैं? हम लोग, हमको वो तो यादव कुल में पैदा हुए थे, यदुवंशी कुल में, लेकिन हम उनको विष्णु का अवतार मानते हैं। तो राहुल गांधी जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब वो विष्णु के अवतार थे तो विष्णु की कौन सी जाति थी? भगवान विष्णु की। उसी तरीके से भगवान राम जो हैं वो रघुकुल में पैदा हुए थे, लेकिन उनको भी हम विष्णु का अवतार मानते हैं। तो उनकी जाति, तो विष्णु, भगवान विष्णु की जाति क्या थी? उसी तरीके से गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। हम सनातनी लोग उनको भी हम विष्णु का अवतार मानते हैं। तो जाति क्या हुई फिर जब वो अवतार है? तो इसलिए ये बात उनको समझ में आ जानी चाहिए कि सनातन में जो भी महानायक होता है उसकी कोई जाति नहीं होती। और हम अगर परिवारवादी पार्टियां को छोड़ दें तो बाकी जो लोग, जो महानायक हैं, जो एक अपने आप, अपने तप, अपने परिश्रम से उस महानायक के स्टेटस तक वो पहुंचे हैं, उन लोगों को जाति की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जितने ये आपके डायनेस्टिक पार्टीज हैं उनको जाति की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनका उसी के ऊपर में उनका जो है, उनके पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस है, इनके पॉलिटिकल बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स हैं। इनका कोई पैन इंडिया अपील नहीं हो सकता है। तो अब बात आती है भाई कि जवाहरलाल नेहरू, अब आप जाति पर जाते हैं तो इनको बताना होगा राहुल गांधी को कि आखिर जवाहरलाल नेहरू को ये पंडित का टाइटल क्यों दिया गया था। विचार करने की बात। क्या इसलिए कि वो एक बहुत विद्वान आदमी थे? उनकी विद्वता को आदर करते हुए लोग उन्हें पंडित बुलाना शुरू कर दिए, हो सकता है। और क्या पंडित का टाइटल इसलिए दिया गया था कि वो कौल ब्राह्मण थे, तो वो जाति से पंडित थे? अब हो सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको लगा कि ये बड़ा, ये तो मतलब क्या बोले, इसका तो बड़ा मल्टीपर्पस बेनिफिट है इस पंडित टाइटल का। जाति से भी पंडित और स्टेटस से भी पंडित।
तो राहुल गांधी को यह क्लैरिफाई करना होगा कि आखिर वो किस रूप से पंडित थे, आप किस रूप से उनको पंडित मानते हैं। कि भाई नेहरू गांधी के पसंद थे, वो सबने आपने देखा होगा ना कि सरदार पटेल को सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सरदार पटेल को एक स्लिप भेजा पेपर का, उसमें उन्होंने कहा कि आप नेहरू को बन जाने दो प्रधानमंत्री। क्यों चाहते थे वो गांधी की नेहरू बने? क्या इसलिए कि नेहरू एक ब्राह्मण थे? या नेहरू एक ज्ञानी थे? ज्ञानी का दूसरा एक रूप मतलब एक नाम पंडित भी होता है? और क्या उन्होंने सरदार पटेल को इसलिए रोक दिया क्योंकि वो अमुक जाति के थे? तो साहब ये डिबेट ये कहां तक जाएगी? इस तरह की जो ये बांटने वाली जो ये थीम्स होते हैं, ये जॉर्ज सोरस वाली, ये कहां तक आप इसको डिबेट को ले जाओगे? इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर किस हैसियत से जवाहरलाल नेहरू को पंडित बताया जाता था, या उनको उसकी टाइटल मिली थी पंडित की। फिर से कह रहा हूं, क्या वो ज्ञानी थे इसलिए वो पंडित कहलाते थे, या कौल ब्राह्मण थे इसलिए पंडित कहलाते? अब उन्होंने किस वजह से रखा, उसके कुछ राजनीतिक लाभ भी होंगे, उसका कुछ सामाजिक भी उसका लाभ होगा, लेकिन उनकी बहन जो है विजय लक्ष्मी पंडित, उनका टाइटल सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनके हस्बैंड का जो टाइटल था, रंजीत सीताराम पंडित, ठीक है, वो सॉरी रजत सीताराम पंडित वो था, इसलिए उनका प्योरली कास्ट बेस्ड वो टाइटल था। अब राहुल गांधी को यह भी बताना पड़ेगा कि वो गांधी बाई कास्ट है, या उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी से मतलब आया है, या उनका नाम फिरोज गांधी से आया है, या व्यवसाय से वो गांधी हैं। ऐसे तो उनका व्यवसाय राजनीति है, तो यह भी दुनिया के सामने कि आखिर किस हैसियत से वो गांधी हैं। क्या ये नाम महात्मा गांधी के मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा दिया गया है, उनकी लेगेसी है? क्या इनके दादा की लेगेसी है जो एक पारसी थे? या जो ये व्यवसाय करते हैं उसके कारण इनका, वो ज्ञानी थे तो उनको पंडित हो गया, तो कहीं ये बताना चाहिए कि क्या जो ये राजनीति की व्यवसाय करते हैं उसके कारण इनका नाम गांधी है? हाउ इज ही अ गांधी एंड व्हाई इज ही अ गांधी? भाई ये कहा जाता है कि उनका नाम था गांधी, फिरोज गांधी का। गांधी ने जब इनको लगा कि ये राजनीति पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि डायनेस्टिक पार्टी चलानी थी, तो जब इनको लगा तो ये सब बिल्कुल पैनिक में, बिल्कुल बेचैनी में वो गए महात्मा गांधी के पास और कहते कि उन्होंने कहा कि नहीं ये गांधी ही कहलाएगा। तो ये तो आपको ये दुनिया को मतलब हिंदुस्तान के आवाम को ये बताना पड़ेगा। चलिए, आप अपनी जाति नहीं बताना चाहते और अगर आप अपनी जाति बताना नहीं चाहते हैं तो आपको पूछने का भी हक नहीं है किसी का। और अगर आप, चलिए अपनी जाति मत बताइए, हमसे तो आप बोल रहे हो ना कि आप अपनी जाति बताइए, और अगर हम नहीं बताते हैं तो आप क्या करोगे? अगर मान लीजिए आप कास्ट सेंसस करवाते हो और मैं अपनी जाति नहीं बताता हूं, जिस तरह आप नहीं बता रहे हो, तो आप क्या करोगे मेरे साथ? और चलिए आप हमसे आप अपेक्षा करते हो कि हम अपनी जाति बता दें,
और आप अपनी जाति नहीं बताना चाहते तो कम से कम इतना तो बता दीजिए ना कि आप कौन सा धर्म, कौन सा मजहब है आपका, वो भी तो पूछ रहे हो हमसे। आप यही बता दें। और अगर आप कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, तो हम लोग सब कहेंगे, हमारे जैसे लोग कहेंगे कि है हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। फिर हम भी सेंसस वालों को एक बस एक जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम तो संत आदमी हैं भाई, देख लीजिए। मैं इसलिए कहता हूं कि मैं एक इंसान हूं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जानबूझ के मैंने कभी कोई मैं पाप से मैं दूर रहने की कोशिश किया हूं। फिर भी हो सकता है कुछ गलतियां हो गई हूं जिंदगी में, आगे भी होंगी। तो मैं तो एक ही लाइन सेंसस ऑफिशियल्स को बोलूंगा कि जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो ये बताइए कि आप जो ये पार्लियामेंट में ये बार बार आप जो ये कह रहे हैं कि हम जाति जानेंगे, हम जाति गणना जनगणना करवाएंगे, है? आप किस किस बुनियाद पे? हमारी तो बुनियाद ये है कि हमारे यहां जितने मतलब जो सप्त ऋषि हुए हैं और उसके आगे भी जो ऋषि परंपरा के लोग हुए हैं, उसमें से आधे से ज्यादा वो ब्राह्मण कुल के नहीं थे वो लोग। तो मेरे ये कुछ सवाल है मेरे पास, और फिर मैं वही दोहराता हूं राष्ट्र कवि दिनकर की वो पंक्तियां। और बाय द वे, राष्ट्र कवि, उनको राष्ट्र कवि का इसलिए उनको उपाधि मिली थी क्योंकि वो इन लोगों का नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा हाथ था। ये जितने हमारे उस समय के जो कवि थे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, इनका राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा हाथ था। और तभी इनके जो नेहरू जी थे, उन्होंने उनको 2-2 टर्म राज्यसभा का उनको मेंबर बनाया। आखिर क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र निर्माण के ये लोग टूल्स थे। इतनी भावनात्मक उनकी उनकी पहुंच थी आवाम में। आज भी है, आज भी है। आप कोई बच्चों का डिबेट आप करवा लो, कहीं पे भी स्कूल कॉलेज में आपको कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो कि दिनकर की लिखी हुई रचना वो जरूर प्रस्तुत करता है। कभी मरते नहीं है, राष्ट्र कभी मरते नहीं है, और राष्ट्र भी नहीं मरता है। जब तक राष्ट्र होगा तब तक राष्ट्र कवि होंगे। लेकिन आप तो राष्ट्र को ही मारना चाहते हैं। आप तो ब्रिटेन में जाके विदेशी धरती पे जाके आप कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, इट इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो वहां जाके आप ये बात बोलते हैं, और फिर पार्लियामेंट में आके आप पूछते हैं कि जाति हम जानना चाहेंगे, हम कास्ट सेंसस करवाएंगे, हम जाति की जनगणना। आपके, चलिए आप नहीं बताना चाहते, आप कहते हैं कि जब हम कास्ट जानेंगे तभी हमको मालूम होगा कि किसके तभी हम जो ये बेनिफिट्स हैं या जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसको हम मतलब उस तरह से हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि बातें। तो आपके यहाँ आपके परिवार में तो बहुत लोग हैं। सोनिया गांधी का जात क्या है? आपकी जाति क्या है? प्रियंका वड्रा की जाति क्या है? उनके हस्बैंड की जाति क्या है? भाई 5-6 नाम तो मैंने ये कर दिए ना। तो ये क्या मतलब, ये देश के बाहर मतलब ये देश का जो कानून है या देश की जो व्यवस्था, इससे ये परे लोग। तो आखिरी में मैं फिर
ये दिनकर की पंक्तियां मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़ और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूरवीर, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूरवीर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। ये पंक्तियां राहुल गांधी जी इसको पढ़ लीजिएगा और बार बार इस पर मंथन कीजिएगा। ऐसे आपसे हमें मंथन की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब मैं वो कायर और क्रूर की बात कर रहा हूं तो ये दोनों चीजें आप में कूट कूट के भरी हैं। आप सब माफिया के प्रोडक्ट। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।